वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी के कुछ टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि रीट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट, एच टेट और यहाँ तक कि महा टेट के एग्ज़ाम में भी इसके पहले पूछे जा चुके ये सवाल है। एक एक सवाल आपके लिए जो है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। तो एक एक सवाल को ध्यान से देखेंगे और उत्तर देने का प्रयास आप करते रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे पहले सवाल की तरफ। सवाल शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ टीएटी के एक एक नोटिफिकेशन जो है आपको वक्त वक्त पर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। पहला सवाल इस तरीके से रहा आपके सामने, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्यों में कौन सा कारक है। देखिए कारक को लेकर एक सवाल पूछा जाता है, दो भी पूछे जा सकते हैं लेकिन एक तो कन्फर्म है। कारक को लेकर एक सवाल कंफर्म पूछा जाता है दोस्तों। तो याद रखना है कि कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं और कारक को आपने एक बार भी देख लिया तो 100% मैं आपसे बताता हूँ दोस्तों कि आप जो है कारक का 1 या 2 नंबर के जो सवाल पूछे जाते हैं वो बिल्कुल आप सही सही जवाब उसके दोगे, मुझे यकीन है। ओके, पढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्यों में कौन सा कारक है। तो देखिए आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर बताया जा रहा है हे राम तुम कहाँ हो, यूपी टेट फरवरी 2014 में भी पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, संबंध, संबोधन, अधिकरण किंवा अपादान। तो देखिए यहाँ पर संबोधन हो रहा है। आप जुमला पढ़कर ही, आप वाक्य पढ़कर ही दोस्तों समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, संबोधन हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा पर्याय नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, संबोधन हो रहा है। हमने पहले 3-4 सवाल जो है कारक कर ही लेकर आए, क्योंकि कारक के इसके पहले हमने कम प्रैक्टिस की है। तो आज आप पूरी तरीके से इसको समझ लोगे बेटा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए सवाल नंबर 2 यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, किस कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकट होता है। तो देखिए अलगाव का भाव प्रकट होता है, भय, डर, निकलना, इस तरीके की चीजें जब आती है तो वो कारक होता है। वो कारक हमको ढूंढना है बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि करण कारक है, अपदान कारक है, संबोधन कारक है कि क्या संप्रदान कारक है। तो देखिए आपको पता है कि संप्रदान कारक में क्या होता है, किसी को कुछ दिया जाता है या किसी से कुछ, किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो इसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। ओके, अब करण कारक में क्या होता है, जैसा कि सैफ ने चाकू से सैफ काटा, तो ये हो जाता है संप्रदान कारक, यानी किसी साधन से। इसका मतलब होता है किसी साधन से, आप समझ लो। हाँ सॉरी, करण कारक का मीनिंग्स होता है किसी साधन से। ओके, यानी उसने, जैसा कि राहुल ने चाकू से सेफ काटा, ये हो जाएगा हमारा करण कारक। ओके, अब अपदान कारक और संबोधन कारक तो हमने इसके पहले ही देख लिया, संबोधन कारक हमने इसके पहले के सवाल में देख लिया। अब यहाँ पर अपदान कारक बाकी रह जाता है, जो कि हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कहीं से निकलना, डर, क्षमा, भय, ये तमाम चीज़ें जो है अपदान कारक में आती है। तो बच्चों हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अपदान कारक, मतलब पर्याय नंबर 2। ओके, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस तरीके से क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे लिखे वाक्यों में अपदान कारक है। देखिए अपदान कारक को लेकर ही, अपादान कारक को लेकर ही ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। मैंने एनालिसिस किया हो कुछ क्वेश्चन पेपर का बार बार, क्योंकि इसमें संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, कारक तो 8 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन अपदान कारक जो होता है उसमें थोड़े ज़्यादा मैटर होते हैं। आप देख लेंगे पढ़ने के बाद। ठीक है, यूपी टेट सितंबर 2013 में बेटा ये पूछा गया था। सवाल है कि नीचे लिखे गए वाक्य में अपदान कारक है। देखिए आसान है, राम गिलास से पानी पीता है, मैंने कहा साधन है, गिलास साधन है राम का पानी पीने का, तो ये हो जाएगा हमारा करण कारक। ओके, ये तो ये नहीं होता है अपदान कारक। ओके, क्योंकि राम किससे पानी पी रहा है, गिलास से पानी पी रहा है। सूत से कपड़ा बना है, देखिए यहाँ पर भी साधन हो गया, आपके सहयोग से मेरे काम बन गए। अब यहाँ पर अधिकारक आ जाएगा, लेकिन हमारा जो जवाब है हमको ढूंढना है अपदान कारक, तो मैं पाप से गुनाह करता हूँ, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा हमारा वो सही जवाब यहाँ पर होने वाला है, मैं पाप से घृणा करता हूँ। ओके, या ना इसके बाद देखेंगे हम अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 भी काफ़ी आईएमपी सवाल हम आपके लिए आज काफ़ी बड़े अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए बेटा। इसको ध्यान से देखो और इसकी कोशिश करो, प्रैक्टिस। देखिए मैं तो बता रहा हूँ आपको, हमारे वीडियोस देखने वाला एक भी बच्चा जो है टीईटी के पेपर में, हम पेपर 1 की बात करते हैं, हम पेपर 2 की बात करते हैं, हिंदी का सेक्शन की हम बात करते हैं, तो हमारा एक भी बच्चा 20 से नीचे तो नहीं आएगा। मैं आपको ये वचन देता हूँ, ये वादा करता हूँ। हमारे तमाम बच्चे जो है वो 20 प्लस ही करेंगे, मैक्सिमम 25 भी कर सकते हैं। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो,
अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इस तरीके से यहाँ सवाल पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कारक का इस्तेमाल किया गया है, तो देखिए साधन की बात हो रही है, साधन की बात हो रही है, तो साधन की बात जहाँ होती है वहाँ पर करण कारक होता है। क्योंकि पढ़ो आप ठीक से वाक्य को, क्या लिखा है वाक्य में, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख दो। कहानी किससे लिखना है, साधन क्या है, कलम साधन है बेटा, तो याद रखना है साधन जब भी आएगा तो आपको करण कारक लिखना है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये कर्म कारक तो बहुत आसान होता है, पढ़ लो एक बार, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा आज, और आपके सामने मैं फिर से रिवीजन कर कर आ रहा हूँ। मैं खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको पता है अपदान और संप्रदान कारक में क्या चीज़ें हो जाती है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 इस तरीके से कि वह खेलकर सो गया, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। थोड़े मुश्किल मुश्किल सवाल है, क्योंकि अब जो सवालों का जो हमारा दायरा है बेटा वो थोड़ा और मुश्किल होता जाएगा। आखिरी आखिरी तक जो है आपको, अभी हमने आसान से शुरू किया, अब हम मुश्किल की तरफ जाएंगे और हम बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल आगे आपके सामने लाने वाले, जो कि आपकी एग्जाम को लेकर आपकी पूरी तरीके से प्रैक्टिस करवा देंगे बेटा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वह खेल कर सो गया, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यूपी टेट फरवरी 2016 में सवाल पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए। प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है कि वह द्विकर्मक क्रिया है। तो देखिए वह खेल कर सो गया, ये क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है बेटा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सवाल नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 इस तरीके से पूछा गया है कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। देखिए संज्ञा मतलब नाम, मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, नाम. आणि विशेषण म्हणजे मराठीमध्ये सुद्धा आपण याला विशेषणच म्हणतो. संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। तो देखिए संज्ञा और विशेषण से जो क्रिया बनती है, याद रखो संज्ञा और विशेषण मतलब नाम और विशेषण से जो क्रिया बनती है उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब पर्याय नंबर 2, मतलब ऊपर नीचे हो गया, आप देखिए वहाँ पर 2 दिख रहा है तो थोड़ा होता है, चलो जल्दी जल्दी में। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर आ गया। ओके ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने पूछा जा रहा है। आप देख सकते हो कि सवाल नंबर 7 में बताया जा रहा है, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई। देखिए अध्यापक ने किसको हिंदी पढ़ाई, छात्र को हिंदी पढ़ाई। जुमला ठीक से पढ़ो, आप वाक्य ठीक से पढ़ो, समझ जाएंगे। वाक्य में कौन सी क्रिया है, देखिए वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो देखिए अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि द्विकर्मक क्रिया हो जाती है, क्योंकि अध्यापक एक अलग हो जाता है और छात्र एक अलग हो जाता है, और हिंदी पढ़ाने का काम वहाँ पर हो रहा है, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 यूपी टेट में पूछा गया था, इसके पहले जो एग्जाम हुई थी 2015 में, और इस तरीके से ये सवाल है, वे विकारी शब्द जो वाक्यांश अथवा एक अधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए 2015 यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न एक बार एकदम ध्यान से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो समझ लो इसको। वे विकारी शब्द जो वाक्यांशों अथवा एक अधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते। मराठीमध्ये आपण याला उभयान्वी अव्यय म्हणतो। हे बघा उभयान्वी अव्ययाची व्याख्या काय आहे, 2 वाक्य किंवा 2 शब्द यांना जोडणाऱ्या अविकारी शब्दाला उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मराठी में इसको हम उभयान्वी अव्यय के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, शब्दांची जाती येते पाहत आहो आपण, तो मराठी में हम इसको उभयान्वी अव्यय कहते हैं। यहाँ पर हमको पहचानना है कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। अब देखिए विस्मय बोधक हो जाता है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा केवल प्रयोगी अव्यय। अब वह तो मुलगा खड्ड्यात पडला, इस तरीके से मतलब जब भावना उत्पन्न होती है तो वो विस्मय बोधक हो जाता है, उसको हम मराठी में केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। क्रिया को तो हम क्रिया ही कहेंगे, क्रिया विशेषण को हम क्रिया विशेषण ही कहेंगे, चाहे आप हिंदी में बोलो बेटा, चाहे आप मराठी में बोलो। लेकिन आपको ये दोनों में फ़र्क देखना है कि ये दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए संबंधवाचक का भी मैं आपको बता देता हूँ। संबंधवाचक को हम क्या कहते हैं, शब्द योगी अव्यय हम इसको कह सकते हैं। कि शब्द योगी का अव्यय का काम क्या होता है, आपको पता है उसकी व्याख्या क्या है मराठी में। देखिए उसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से, नाम किंवा सर्वनाम यांना जोडून येणाऱ्या शब्दांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतो। ये शब्दयोगी अव्यय की व्याख्या के शब्दयोगी अव्यय को हम यहाँ पर संबंधवाचक भी कह सकते हैं। लेकिन हम जब उभयान्वी अव्यय की बात करते हैं तो वो विकारी शब्द जो वाक्यांश अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं समुच्चयबोधक शब्द। मतलब हम इसको कहेंगे उभयान्वी अव्यय, 2 शब्द किंवा 2 वाक्य यांना जोडणाऱ्या अविकारी शब्दांना उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से हमारे सामने यहाँ पर है, निम्नलिखित में अविकारी शब्द है। देखिए अविकारी, विकारी आपको पता है लिंग वचन काल के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी बदलते नहीं है। आपको पता है कि अविकारी बदलते नहीं है, ठीक है। इसका अव्यय ये भी कहते हैं। यूपी टेट अप्रैल 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी टेट महाराष्ट्र टेट से भी मुश्किल होता है, एक बात याद रखो। और हिंदी का सेक्शन तो वहाँ पर इतना मुश्किल होता है कि हम जो है ना, हम उसको देख भी नहीं सकते बेटा, इतना मुश्किल यूपी टेट का पेपर होता है। तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम मराठी, हम इतिहास भूगोल में एमपीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से बेहतर चीज़ें आप तक लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। 39 डेज आर टू लेफ्ट टू एग्जाम, 39 दिन एग्जाम को बाकी है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, तो देखिए सिंपल सा जवाब है परंतु, क्योंकि परंतु बदलेगा नहीं। नारी बदल जाएंगी, सर्दी बदल जाएंगी, मीठा बदल जाएगा, लेकिन परंतु बदलेगा नहीं, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 इस तरीके से यहां पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है, सॉरी, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए आप संयोग बोलेंगे, आप मनोहर बोलेंगे, आप नमस्कार बोलेंगे, आप पवन बोलेंगे, आपको स्वर संधि का उदाहरण पहचानना है। तो देखिए पो जब आप बोलते हैं ओ की आवाज आ रही है, पो जब आप बोलते हो की आवाज आ रही है, तो ये हो जाता है आपका स्वर संधि। मतलब आप पवन में जब जाते हैं तो आपको स्वर संधि देखने के लिए मिलता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेगा। तो बढ़ते आगे, ठीक है। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 इस तरीके से है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। आर टेट मतलब राजस्थान टेट जुलाई 2011 में पूछा गया था। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं, रट लो इस बात को, आप इस बात को डायरेक्ट रट लो। ये कौन सा समास होता है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तो देखिए आपको सीधी सी बात है, ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। इसकी व्याख्या ही है ये, कर्मधारय समास की क्या है, डेफिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका, वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 यूपी टेट सितंबर 2013 में पूछा गया था, ठीक है। निर्भिमान में उपसर्ग है। देखिए निर्भिमान शब्दों में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आपको पता है शब्द से पहले लग जाता है, प्रत्यय पता है आपको शब्द के बाद लगता है। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग देखना है। तो देखिए इसका जो उपसर्ग हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने और सिंपल सा इसका जवाब है। इसका जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा निर, मतलब पर ऑप्शन नंबर 1 जो इसका वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से, ये भी यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। सवाल इस तरीके से कि कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? देखिए सवाल पूछा गया कि कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, या विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तो देखिए कृत प्रत्यय जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिया के साथ जुड़ते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हरियाणा टेट में पूछा गया था 2014 में। प्रश्न इस तरीके से कि कौन सा शब्द इन प्रत्यय की योग से नहीं बना है? आपने ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, 10-12 क्वेश्चन तो आते हैं नहीं वाले, तो ये ध्यान देना है। हम क्या सोचते हैं जल्दी जल्दी में हमको आंसर आ गया और हमने लगा दिया, कुछ भी ऐसा नहीं करना है बेटा। यहाँ पर देखकर आपने चीजें करनी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है, ये हमको देखना है। तो देखिए मनोहर, आप चारों को ठीक से पढ़ लो। एक ट्रिक इसमें आप देखेंगे, मनोहरीन, नमकीन, युगीन, ग्रामीण। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं बनाए। आप ई 2 प्रकार की देखते हैं, छोटा ई बड़ा ई, 2 प्रकार का ई देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ा ई लगा है, यहाँ पर बड़ा ई लगा है, यहाँ पर बड़ा ई लगा है, लेकिन यहाँ पर जो है हरिन में क्या है, जो कि पहला छोटा ई का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब रो को पहले विलंटी यहाँ पर लगी है, तो प्रत्यय नहीं बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि आसानी से जो इसका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर सब तरफ जो है वो दूसरी सेकंड विलंटी दी गई है और इन प्रत्यय के योग से नहीं बनाए यहाँ पर साफ साफ पूछा गया है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 आप देखेंगे, उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। रीट फरवरी 2016 में प्रश्न पूछा गया था कि उपसर्ग तत्सम और शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है, दार्शनिक है, झांड झांखांड है, कृतियो है, या पाश्चात्य है। तो देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कृतिया, ठीक है। इसके बाद हम साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं को लेकर कुछ सवाल देख लेंगे बेटा। साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं को लेकर हम कुछ प्रश्न यहाँ पर अब देखने वाले, बहुत IMP क्वेश्चन होने वाले एग्जाम के ताल्लुक से, ठीक है। पहला सवाल इस तरीके से है, मतलब
साहित्यकार है वो उनकी रचनाओं को लेकर 5 सवाल हमने लास्ट में डाले हैं। बड़े अच्छे चुनिंदा सवाल है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, आसान सा सवाल है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, एक दो बार इसके पहले हो चुका है। हमारा ये 11वां वीडियो है। एक बात आप याद रखेंगे, हमारा ये 11वां वीडियो है। साथ ही साथ हमने 2 क्वेश्चन पेपर भी डाले हमारे प्ले स्टोर में, सॉरी प्ले लिस्ट पे। साथ ही साथ हमने सिलेबस भी डाले और साहित्यकार है उनकी रचनाओं को लेकर भी 2 वीडियो डाले। तो हिंदी का करीब करीब हमारा 15वां वीडियो है। हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ये 15 वीडियो देख सकते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, सिंपल सा आंसर है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचना भी जो है वो मैथिल भाषा में ही की थी। ये बात भी याद रखेंगे। विद्यापति की भाषा कौन सी है, तो मैथिल है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 पूछा गया। देखिए सवाल नंबर 17 बड़ा अच्छा सवाल है। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। देखिए 3 लोग हैं लेकिन एक जो है भक्ति काल का कवि नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब भक्ति काल के कवि कौन से है, तो नाभादास जो है वो भक्ति काल के कवि हो जाते हैं। रस खान जो है वो भक्ति काल के कवि हो जाते हैं। नंददास भी जो है वो भक्ति काल के कवि हो जाते हैं। लेकिन अमीर खुसरो जो है वो भक्ति काल के कवि नहीं होते। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा हमारा वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18 पूछा गया कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बड़ा आसान सा सवाल है, मोस्ट IMP ये सवाल है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आपने यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखना है और निशान लगा देना है भारतेंदु हरिश्चंद्र पर। ठीक है, हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल आपके सामने, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे तो लग रहा है कि इस TAT महाटेट 2024 में 10 नवंबर को यह सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा मुझे फीलिंग्स आ रही है। अजात शत्रु किसकी रचना है। अजात शत्रु उसी की रचना है जिसकी रचना तितली है, जिसकी रचना कामायनी है, जिसकी रचना स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, उसी की रचना जो है अजात शत्रु है। कामायनी से आपको याद आ जाता। और ये जिनकी रचना है वो छायावाद के जनक भी है। वो कौन है, वो छायावाद के जनक भी है। तो हम इसको लेकर आते हैं सीधा ऑप्शन नंबर डी में। जयशंकर प्रसाद जी जो है वो अजात शत्रु इनके रचनाकार है। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। आता है अगले सवाल की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। आज का ये हमारा आखिरी सवाल है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम। मैंने तो कहा था आपको पिछले वीडियो में कि खड़ी बोली का नाम ना आता है तो उस बंदे का नाम आपको याद रखना है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले जो कवि है वो जायसी है, खुसरो है, विद्यापतु है या भरतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए भरतेंदु हरिश्चंद्र को जनक कहा जाता है खड़ी बोली का, इनको क्या कहा जाता है, खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल डिफरेंट है। यहाँ पर सवाल जनक नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, ये जनक है लेकिन रचना करने वाले कवि नहीं है। अमीर खुसरो का नाम जब जब आएगा आपने खड़ी बोली में आंसर लगा देना है, क्योंकि सारी की सारी रचनाएं जो है वो अमीर खुसरो ने ही की है। इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। तोताए हिंद बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तोताए हिंद किसको कहते हैं, तो तोताए हिंद भी जो है वो अमीर खुसरो को कहते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम रचना करने का श्रेय भी अमीर खुसरो की तरफ जाता है। जब पूछा जाए कि जनक कौन है तो जनक हो जाते हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है आज हमने टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। उम्मीद है आपको एक एक क्वेश्चन जो है बेहतर तरीके से समझ आया। इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ कॉमेंट्स हैं, कुछ आपको सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट्स कर दे सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ, कुछ अच्छे सवालों के साथ।